अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं सुना रहा था कि मैंने शमशेर सिंह को बताया कि कामिल पुलिस के और सिखों के डर से तस्लीम नहीं करता, कि मकतूल उसका जिगरी यार था। मैंने उसको सारी बात सुनाई तो उसने कामिल को बुलाया। उसने कामिल को बहुत गाली गलौज करनी थी कि उसने हमें परेशान किया है, मगर शमशेर सिंह ने हंस हंस कर कामिल के साथ बातें की। सरदार जी, कामिल ने कहा, मुझको 16 आने शक संतों के भाइयों पर है। संतो इस सिख औरत का नाम था जिसके साथ मकतूल की दोस्ती थी। उसका बाप भी था और 2 भाई भी थे। संतो बहुत दिलेर लड़की है जी, कामिल ने कहा। मुझको रफ़ीक ने बताया था कि संतो 3-4 दफ़ा उसके पास मवेशियों वाली ड्योढ़ी में आधी रात को आई थी। वहाँ रफ़ीक का एक नौकर सोता था। शमशेर सिंह ने कहा, वो उलिया है। कामिल ने कहा, इससे पूछें, वो सब जानता है। मैं ये ड्रामा देख रहा था कि कामिल ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि कातिल सिख हैं और कत्ल का बाइस संतो है, लेकिन शमशेर सिंह बड़े मज़े से कह रहा था कि ये शक गलत है। आखिर इसने कामिल को छुट्टी दे दी। उस्ताद जी, मैंने शमशेर सिंह को कहा, आप मुझको इजाज़त दें, मैं मकतूल के गांव चला जाता हूँ। संतों और उसके भाइयों वगैरह से तफ्तीश करूँगा, सुबह तक कातिल मुझसे ले लें। नहीं ओए काके, शमशेर सिंह ने कहा, बैठ जा यहाँ। मैं बैठ गया और इस इरादे को और ज़्यादा पक्का कर लिया कि शमशेर सिंह के साथ पूरी तरह टकराऊँगा। तफ्तीश चलती रही। दूसरे लोग भी आए गए और 2 या शायद 3 दिन और गुजर गए। थाने में मुखबिर आते रहते थे और कोई न कोई खबर सुना जाते थे। फिर 2 अशखास आते थे जो मुखबिर नहीं थे। वो मुअज्जिज़ीन कहलाते थे। वो थाने में इस तरह आते थे जिस तरह लोग मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे में जाते हैं। बड़े और छोटे थानेदार को सलाम करना, फिर चापलूसी की बातें करना इबादत समझते थे। आजकल भी थानों में, ख़ास तौर पर कस्बों और देहात के थानों में ये सिलसिला चलता रहता है। ये लोग जो मुअज्जिज़ यानी इज़्ज़त वाले कहलाते हैं, थानेदारों के पास जाकर दूसरों की चुगलियाँ करते हैं। इससे थानेदारों को ये फ़ायदा मिल जाता है कि इनको तफ्तीश में सहूलत हो जाती है और थानेदार इन इज़्ज़त वाले अशख़ास को मुखबिरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम इनसे बहुत फ़ायदा उठाया करते थे। ये गांव जिसमें थाना था, छोटा गांव नहीं था। ये कस्बे जितना बड़ा गांव था। छोटे गांव में किसी के घर की बात छुप नहीं सकती थी। कस्बे जितने बड़े हों, गांव में घर की पर्दापोशी की जाती है। इस तरह के अशख़ास से हमें भी फ़ायदा मिला। 2 आदमियों ने बताया कि गांव के एक घर की कंवारी लड़की लापता हो गई थी और 3-4 रोज़ बाद खुद आ गई है। ये भी बताया गया कि इस लड़की के बाप ने लड़की की मां के मरने के बाद एक जवान बेवा के साथ शादी कर ली थी और अब इसको तलाक दे दी है। ये कोई ऐसी इतला नहीं थी कि थाना कार्रवाई शुरू कर देता। दूसरी शादी कर लेना फिर तलाक दे देना कोई जुर्म नहीं था। एक लड़की लापता होकर अपने आप वापस आ गई थी तो हम क्या करते? थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं आई थी। इस तरह के वाक़यात होते रहते थे, लेकिन ये वाक़या शमशेर सिंह को इस वजह से सुनाया गया था कि लड़की का घर से लापता होना कामिल के साथ बताया गया था। फिर 3-4 दिनों के बाद लड़की भी आ गई। ये सुनकर शमशेर सिंह की आंखों में रोशनी आ गई। क्या समझे आफ्ताबे? उसने मुझसे पूछा। जाने दो सरकार, मैंने कहा, फजूल चक्कर में क्यों पड़ते हैं? कोई बात नहीं, बुला उसे ओए काके, शमशेर सिंह ने कहा। कामिल को फ़ौरन बुला यहाँ। कामिल को बुला लिया गया। अब वो बहुत डरा हुआ था। शमशेर सिंह ने इससे पूछा कि नज़ीरा नाम की लड़की को वो कहाँ ले गया था और वो अकेली क्यों वापस आई थी। कामिल की जो हालत हुई वो मैं आपको किस तरह बताऊं। एकदम उसका चेहरा लाश के रंग जैसा हो गया, यानी खून गायब। उसकी आंखें भी सफ़ेद हो गईं। तुम इस लड़की को कहाँ ले गए थे? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। मैं उसके पास खड़ा था और वो बैठा हुआ था। उसने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करके मुझको देखा और वो बोला तो उसके होंठ हिलकर रह गए और आवाज़ नहीं निकल सकी। मेरी बात सुन कामिल, मैंने उसको कहा, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अगर किसी लड़की को तुम साथ ले गए थे और वो घर वापस आ गई है और उसके किसी वारिस ने थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तो तुमने कोई जुर्म नहीं किया। और मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, शमशेर सिंह ने कहा, अब तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते। तुम्हारी जो हालत हो गई है ये बताती है कि तुम्हारे अंदर कोई राज है जिस पर तुम पर्दा डाल रहे हो। कोई राज नहीं,
उसने ऐसी आवाज में कहा जिसमें जान नहीं थी। फिर उसने कहा कि मैं किसी लड़की को नहीं ले गया था। उस वक्त शमशेर सिंह ने इस पर जोर न दिया। उसके कहने से मैं कामिल को बाहर बिठाकर अंदर आया तो शमशेर सिंह ने कहा कि इसके खिलाफ शक हो रहा है कि ये मकतूल का गहरा दोस्त था, इसके घर जाता रहता था। इन 5 दिनों में या 3-4 दिनों में नज़ीरा नाम की लड़की घर से लापता हुई और मकतूल के गांव से पता लगा था कि इन चंद एक दिनों में कामिल 3 दफ़ा मकतूल के गांव गया था। ये शख्स लड़की को मकतूल के पास छोड़ आया। फिर इस लड़की पर इनका आपस में झगड़ा हो गया और मकतूल उसके हाथों से मारा गया। इसी वजह से ये नहीं मान रहा था कि मकतूल के साथ इसकी गहरी दोस्ती थी। दूसरी वजह यह हो सकती है, शमशेर सिंह ने कहा, लड़की के आदमी पहुंच गए होंगे और वो मकतूल को मारकर लड़की को ले आए। लड़की के लापता होने और वापस आने की बात इस तरह बाहर निकली थी कि लड़की के वापस आते ही उसके बाप ने अपनी दूसरी बीवी यानी लड़की की सौतेली माँ को तलाक दे दी। सौतेली माँ ने ये जवाब भी वार किया कि मशहूर कर दिया कि लड़की कामिल के साथ निकल गई थी। अगर कामिल इतना ज़्यादा घबरा न जाता, फिर ज़रा दिल मजबूत करके झूठ बोल देता तो हम उस पर शक न करते। शमशेर सिंह ने एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर इस सौतेली माँ का अता पता बताया और कहा कि उसको साथ ले आए। वो आ गई। 30 साल के लगभग उम्र की खूबसूरत औरत थी। उसका घबराना कुदरती अमर था। पहले तो उसका हौसला मजबूत किया और उसको बताया कि इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं। उसका बाप और एक भाई भी साथ आए थे। इनको भी अंदर बुलाकर तसल्ली दी कि इसके बारे में परेशानी ना करें। इससे जब हमने नज़ीरा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 2 साल पहले नज़ीरा की माँ मर गई थी। उसके बाप ने 1 साल बाद इस औरत के साथ शादी कर ली। ये औरत नज़ीरा की सौतेली माँ बन गई। इस औरत ने बात बहुत लंबी कर दी थी। मैं इसको छोटा करके आपको बताता हूँ। वो कहती थी कि नज़ीरा माँ के मरने के बाद ख़राब हो गई थी। सौतेली माँ उसको कहती थी कि अपने बाप का नाम न डबोए और गलत हरकतें छोड़ दे, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। सौतेली माँ ने देखा था कि नज़ीरा कामिल से मिलती मिलाती थी। सौतेली माँ ने नज़ीरा के बाप को बताया कि वह नज़ीरा को समझाए, लेकिन बाप ने उल्टा इस औरत को डांट दिया कि वो इसकी बेटी को बदनाम करती है। एक रात नज़ीरा घर से लापता हो गई। सौतेली माँ ने कामिल की टो लगाई, वो भी घर से गायब था। वो शाम को वापस आया। परसों रात के आखिरी पहर नज़ीरा वापस आ गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो सौतेली माँ की भी आंख खुल गई। बाप ने दरवाज़ा खोला। अंदर आकर बाप ने लालटेन जलाई और नज़ीरा को मारने लगा। नज़ीरा ने कहा कि ठहर जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। उसने सौतेली माँ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये इसको तंग करती थी, इसलिए वो कामिल के साथ भाग गई थी। मैं आपको मुकम्मल बात आगे चलकर सुनाऊंगा। अभी सौतेली माँ का बयान सुन लें। उसने बताया कि नज़ीरा की हालत बहुत बुरी थी। मालूम नहीं वो कहाँ से आई थी। उसने गुलाबी रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी और दुपट्टे का भी यही रंग था। इन तीनों कपड़ों पर लाल रंग के छींटे और धब्बे थे और उसके हाथों पर भी यही रंग था और कमीज की आस्तीनों पर यह रंग ज़्यादा था। ये खून का रंग था, लेकिन सौतेली माँ ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये किसी का खून है। नज़ीरा बाप को कोठरी में ले गई। सौतेली माँ को कोठरी में न जाने दिया गया। सुबह की अजान के बाद नज़ीरा का बाप बाहर निकला और नज़ीरा की सौतेली माँ को कहा कि वो अपने घर चली जाए। सौतेली माँ के वजह पूछने पर बाप ने उसको कहा कि वो इसको 3 बार तलाक दे रहा है और वो फ़ौरन उसके घर से निकल जाए, और अगर 1 मिनट की भी उसने देर की तो वो इसको थप्पड़ और मुक्के मारता मारता उसके माँ बाप के घर छोड़ आएगा। सौतेली माँ अपने कपड़े जेवर वगैरह लेकर अपने वालिदैन के घर चली गई। उसको तलाक मिल गई थी। उसने नज़ीरा के खिलाफ ये बात और उसके चाल चलन की खराबी की बातें हर जगह मशहूर कर दी। शमशेर सिंह ने नज़ीरा और उसके बाप को तलब कर लिया और नज़ीरा की सौतेली माँ को थाने में बिठा लिया। इस लड़की और इसके बाप के आने तक कामिल को यहाँ ले आओ। शमशेर सिंह ने मुझको कहा। मैं कामिल को ले आया। दरवाज़ा बंद कर दे काके, शमशेर सिंह ने मुझको कहा और कामिल को कहा, अब बता काके, सच बोलेगा या दिमाग से अभी झूठ का कीड़ा नहीं निकलेगा। मैंने दफ्तर का दरवाज़ा बंद कर दिया। कामिल चुपचाप खड़ा रहा। शमशेर सिंह उठा और उसके पीछे चला गया। तू नज़ीरा को कहाँ ले गया था? शमशेर सिंह ने इससे पूछा। कामिल ने बोलने की बजाय सर पीछे को घुमाया। शमशेर सिंह ने इसकी गर्दन पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो सामने पड़ी मेज पर मुंह के बल जा पड़ा। शमशेर सिंह ने बड़ी तेजी से झुककर कामिल के दोनों टखनों से टांगों को पकड़ा और जोर से पीछे को खींचा।
कामिल का सीना मेज पर था, वो अभी उठा नहीं था। शमशेर सिंह ने टखनों से उसको पीछे खींचा तो वो इस तरह फर्श पर गिरा कि उसका मुंह, सीना और पेट फर्श पर लगे। शमशेर सिंह ने इसकी गर्दन पर पांव रखकर जोर से दबाया। बोलेगा? शमशेर सिंह ने पूछा। कामिल फिर भी न बोला। वो पेट के बल फर्श पर पड़ा रहा। उसका एक हाथ इस तरह फर्श पर रखा हुआ था कि हाथ की इस हथेली इस तरफ ऊपर को थी। शमशेर सिंह ने कुर्सी घसीटकर उसका एक पाया कामिल के हाथ पर रख दिया और कुर्सी पर बैठ गया। कामिल तड़पने लगा। उसका हाथ पक्के फर्श और कुर्सी के पाए के दरमियान आया हुआ था और कुर्सी पर शमशेर सिंह का बोझ था। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि कामिल चीख चीख कर कहने लगा कि वो बोलेगा। शमशेर सिंह ने उठकर कुर्सी हटा दी। कामिल सीधा होकर फर्श पर बैठ गया और हाथ को मलने और दबाने लगा। नज़ीरा मेरे साथ गई थी, कामिल ने कहा। वो अपनी सौतेली माँ से इतनी तंग आ गई थी कि वो मेरे साथ घर से भागने पर तैयार हो गई थी। तुम क्या सोचकर उसको अपने साथ ले गए थे? मैंने उससे पूछा। और कहाँ ले गए थे? मैं उसको चौधरी रफ़ीक के पास ले गया था, कामिल ने जवाब दिया। मैंने उसके साथ पहले बात कर ली थी। उसने मुझको कहा था कि वो मेरा और नज़ीरा का निकाह पढ़वा देगा। निकाह के बाद मैंने नज़ीरा को अपने गांव ले आना था। रफ़ीक ने नज़ीरा को मवेशियों वाली तरफ एक कोठरी में रखा था। मैं दूसरे दिन वापस आ गया। इसके बाद 2 दफ़ा वहाँ गया। रफ़ीक ने मुझको बताया कि उसने नज़ीरा को कोठरी से निकालकर भूसे वाली कोठरी में रखा है। मैं जब आखिरी दफ़ा वहाँ गया तो नज़ीरा को भूसे वाली कोठरी में देखा। वो हर तरह से खुश थी। सिर्फ ये परेशानी इसको लगी हुई थी कि निकाह जल्दी हो जाए। इसके बाद मैंने ये खबर सुनी कि रफ़ीक कत्ल हो गया है। मुझको पक्की उम्मीद थी कि नज़ीरा का बाप इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में देगा, लेकिन इसने कुछ भी न किया। जब रफ़ीक के कत्ल की इत्तला मिली तो उसके साथ ही ये खबर भी मिली कि नज़ीरा रात को वापस आ गई है। गांव में लोगों को पता लग गया था कि नज़ीरा घर में नहीं है। अब पता लगा कि वो घर आ गई है तो सब बहुत हैरान हुए कि ये क्या मामला है। मैं भी बहुत हैरान हुआ कि ये क्या मसला है। रफ़ीक के गांव जाना बेकार था, वो तो मारा गया था। नज़ीरा के साथ मुलाकात ना हो सकी, वो तो साफ बात है कि बाप ने उसको घर में कैद कर लिया था। मुझको जब पता लगा कि रफ़ीक भूसे वाली कोठरी में मारा गया तो मुझको ये ख्याल आया कि रफ़ीक का कोई दोस्त आ गया होगा। उसने नज़ीरा को पराई लड़की समझकर उस पर दस्तराजी की होगी और रफ़ीक ने उसको रोका होगा और इस झगड़े में रफ़ीक मारा गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नज़ीरा ने ही रफ़ीक का कत्ल कर दिया हो? शमशेर सिंह ने पूछा। नज़ीरा मजबूत दिल वाली लड़की है, कामिल ने जवाब दिया, लेकिन उसने रफ़ीक को क्यों कत्ल करना था, कोई वजह समझ में नहीं आती। कामिल से हमने मज़ीद पूछगछ की और अपने शकूक रफ़े किए। फिर इसको बाहर बिठा दिया। नज़ीरा और उसके बाप आए हुए थे। पहले बाप को अंदर बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी हालत ये थी कि हम अगर उसको कहते कि हमारे कदमों में सजदा करो तो वह न सिर्फ सजदा करता बल्कि हमारे जूते भी चाटता। उसको हमने प्यार और मोहब्बत की बातें करके बिठा लिया। वो शरीफ आदमी लगता था और अच्छी हैसियत वाला ज़मींदार भी था। अगर औलाद, ख़ास तौर पर बेटी, कोई ख़राबी पैदा करे तो बाप अगर बादशाह भी हो तो वो किसी के आगे सर उठाने के काबिल नहीं रहता। अच्छी तरह सुन लो भाई साहब, शमशेर सिंह ने उसको कहा। सारी बात खुल गई है। तुमने देख लिया है कि तुम्हारी दूसरी बीवी बाहर बैठी हुई है और तुम्हारी बेटी जिसके साथ घर से भागी थी वो अभी तुम्हारे सामने मेरे दफ्तर से निकला है। पक्की शहादत मिल गई है कि तुम्हारी बेटी चौधरी रफ़ीक के घर में रही है और चौधरी रफ़ीक कत्ल हो गया है और जिस रात वो कत्ल हुआ है इसी रात तुम्हारी बेटी वापस आई थी। जनाब अली, नज़ीरा के बाप ने कहा, मैं 16 आने सच बोलूँगा, लेकिन एक अर्ज़ करूँगा कि मुझको सच बोलने का कुछ सिला मिलना चाहिए। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि इस गांव के चौधरी रफ़ीक को तुम्हारी बेटी ने कत्ल किया है। शमशेर सिंह ने कहा, वो सिर्फ ये बता दे कि वहाँ क्या हुआ था और रफ़ीक को किसने कत्ल किया था। न मैं झूठ बोलूँगा न मेरी बेटी झूठ बोलेगी, नज़ीरा के बाप ने कहा। रफ़ीक को मेरी बेटी ने कत्ल किया है और वो पूरा बयान देगी। मेरी और शमशेर सिंह की ये हालत हुई जैसे कमरे में बहुत ज़ोर का धमाका हुआ हो और सब कुछ उड़ गया हो। शमशेर सिंह ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ देखा। इस तरह महसूस होता था कि हम दोनों आपस में कोई बात नहीं कर सकेंगे। मैं पुलिस को और शहादत के कानून को अच्छी तरह जानता हूँ, नज़ीरा के बाप ने जुर्रतमंद लहजे में कहा। मेरी बेटी बिल्कुल सही इकबाली बयान देगी।
लेकिन इस पर कत्ल का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकता। अगर आप थोड़ी सी मदद करें तो मेरी बेटी आसानी से आज़ाद हो सकती है। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो ये आपकी मर्ज़ी, मैंने वकील तो करना ही है। आप चाहें तो साफ बात करें और मुझसे पूरी कीमत ले लें। यही शख्स जब मेरे सामने आया था तो डरा हुआ था। अचानक यही शख्स इतना जुर्रत वाला हो गया कि इसने हमें हैरान कर दिया। लेकिन हैरानी वाली कोई बात नहीं, जो आदमी सच बोलता है इसमें जुर्रत अपने आप आ जाती है। मैं शमशेर सिंह के बारे में कुछ नहीं कह सकता था। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं इस शख्स से मुतासिर हो गया। पहले बयान हो जाएं तो फिर बात करूँगा। शमशेर सिंह ने कहा, पहले तुम बयान दोगे या तुम्हारी बेटी, ये फैसला आपका होगा। नज़ीरा के बाप ने कहा। शमशेर सिंह ने इसको कहा कि मैं सच्चे दिल से वादा करता हूँ कि मुझको कोई और बदमाशी नज़र ना आई तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा और एक पैसा भी नहीं लूँगा। वो चला गया और उसकी बेटी हमारे कमरे में दाखिल हुई। यहाँ बैठ जा काकी, शमशेर सिंह ने नज़ीरा को कहा। नज़ीरा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शमशेर सिंह के सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैं इसी मेज़ के साथ एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। नज़ीरा अच्छी शक्ल सूरत वाली लड़की थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी और पुलिस का खौफ भी था। हमने अपनी आदत के मुताबिक नज़ीरा का दिल मजबूत किया। तुम्हारा अब्बा कहता है कि तुमने चौधरी रफ़ीक को कत्ल किया है, शमशेर सिंह ने इसको कहा। क्या वो ठीक कहता है? ठीक कहता है, नज़ीरा ने जवाब दिया। वो मेरी इज्जत ख़राब करना चाहता था। शाबाश, शमशेर सिंह ने कहा। पूरा बयान दो, तुम घर से किस तरह निकली और क्यों निकली और इसके बाद क्या हुआ। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है वो बयान कर दो। मैं इसका बयान लिखता जाऊंगा, मैंने शमशेर सिंह से पूछा। नहीं ओए काके, शमशेर सिंह ने मुझको डांट दिया। नज़ीरा ने जब अपना बयान शुरू किया तो मैंने महसूस कर लिया कि इस लड़की के सीने में गुबार भरा हुआ है जिसको निकलने के लिए 3 घंटे ज़रूर लगेंगे। वो बयान दे रही थी। कभी शमशेर सिंह उस पर कोई सवाल कर देता था और कभी मैं उसकी किसी बात को और ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए थोड़ी सी जिरा करता था। लड़की सच बोल रही थी, इसलिए उसकी ज़बान इधर उधर नहीं होती थी। इस तरह उसका बयान जब ख़त्म हुआ तो 5 घंटे और कुछ मिनट गुजर चुके थे। मैं इतना लंबा बयान पूरे का पूरा नहीं सुना सकता, इसके ज़रूरी हिस्से सुनाऊंगा। इसकी उम्र 21-22 साल हो गई थी। 2 साल पहले उसकी माँ फौत हो गई। उसके 2 छोटे भाई भी थे। एक की उम्र 10 साल और दूसरे की उम्र 13-14 साल थी। इनकी माँ जब फौत हुई तो ये दोनों भाई और ज़्यादा छोटे थे। नज़ीरा के बाप ने इन बच्चों के लिए दूसरी शादी कर ली। ये औरत 1.5-2 साल पहले बेवा हो गई थी। नज़ीरा के बाप की उम्र 55 साल हो गई थी और उसने जिसके साथ शादी की उसकी उम्र अभी 30 साल हुई थी। वो खूबसूरत भी थी। बाप पर इसका ये असर हुआ कि वो इसका ग़ुलाम बन गया। ये तफसील सुनाने की ज़रूरत नहीं कि बूढ़े बाप की जवान बीवी बाप की पहली औलाद के साथ कैसा बुरा सलूक करती है। इस सौतेली माँ ने भी वही सलूक शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा बुरी हरकत ये करती थी कि नज़ीरा के बाप के आगे नज़ीरा की और उसके छोटे भाइयों की झूठी शिकायतें करती रहती थी और बाप अपनी औलाद को डांटता रहता था। ये औरत इतनी चालाक थी कि नज़ीरा के बाप की मौजूदगी में नज़ीरा और उसके भाइयों के साथ इतना अच्छा बर्ताव रखती थी जैसे यही इनकी सगी माँ है। बाप को ये गलतफहमी हो गई कि ये औरत बहुत अच्छी है और सारी खराबियाँ उसकी औलाद में हैं। नज़ीरा पहले तो बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उसने देखा कि उसके छोटे भाइयों की बिला वजह पिटाई हो जाती है तो उसने सौतेली माँ के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। फिर उसने एक रोज़ अपने बाप को बताने की कोशिश की कि सौतेली माँ घर में क्या कर रही है, लेकिन बाप ने सुने बगैर बेटी को डांट दिया। नज़ीरा ने इस तरह के कुछ वाक़यात सुनाए। सच्ची बात यह है कि ये बातें सुनकर मेरे दिल में इस लड़की की हमदर्दी पैदा हो गई। मैं शमशेर सिंह को भी देख रहा था। इसके चेहरे से पता लगता था कि वो भी इस लड़की का हमदर्द बन गया है। बयान देते देते लड़की के आंसू बहने शुरू हो गए। थोड़ी देर तो वो चुप ही रही और वो रोती रही। फिर उसने एक और वाक़या सुनाया। उसकी सौतेली माँ का एक भाई जिसकी उम्र 26-27 साल हो गई थी, दिमागी तौर पर कुछ माजूर था। इसी खराबी की वजह से उसको कोई अपनी लड़की का रिश्ता नहीं देता था। सौतेली माँ ने नज़ीरा को कहा कि वो इसकी शादी अपने भाई के साथ कराएगी और उसने इस बात का फैसला नज़ीरा के बाप से करा लिया है। ये तो गांव के सारे लोग जानते थे कि सौतेली माँ का ये भाई शादी के काबिल नहीं। नज़ीरा को जब सौतेली माँ ने ये फैसला सुनाया तो उसको चक्कर आने लगे।
नज़ीरा का बाप अपनी बीवी की चालाकियों और उसकी खूबसूरती के जाल में इस बुरी तरह आ चुका था कि अपनी औलाद की बात सुनता ही नहीं था। नज़ीरा को जुर्रत ही न हुई कि वो अपने बाप को बताती कि सौतेली माँ ने उसको क्या फैसला कुन बात बताई है। नज़ीरा को कामिल अच्छा लगता था, इसको वो मिलती भी थी। उसने कस्में खाकर बताया कि उनकी मोहब्बत में कोई नाजायज़ बात नहीं थी। नज़ीरा ने कामिल को बताया कि उसकी सौतेली माँ ने उसके बाप पर ऐसा जादू चलाया हुआ है कि वो उसकी शादी अपने पगले भाई के साथ कर देगी। कामिल ने इस मसले का सीधा हल ये निकाला कि अपनी माँ को राज़ी कर लिया और उसको नज़ीरा का रिश्ता मांगने के लिए भेजा। नज़ीरा की सौतेली माँ ने साफ जवाब दे दिया, और सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि कामिल की माँ को बहुत बुरी बातें कह डाली। माँ ने वापस आकर कामिल को बताया। कामिल ने नज़ीरा के साथ बात की और दोनों ने ये फैसला कर लिया कि घर से भाग चलते हैं और बाहर कहीं शादी करके वापस आ जाएंगे। कामिल इस मामले में बहुत दिलेर था। उसके साथ उसके अपने 3 भाई और 3-4 चचाजाद भाई थे। इसके मुकाबले में नज़ीरा का बाप तकरीबन अकेला था और नज़ीरा की सौतेली माँ के ख़ानदान में भी आदमियों की कमी थी। आखिर एक रात नज़ीरा कामिल के साथ घर से चली गई। कामिल ने नज़ीरा को बताया था कि वो इसको अपने एक दोस्त चौधरी रफ़ीक के घर रखेगा। रात को ही दोनों चौधरी रफ़ीक मकतूल के घर पहुंच गए। रफ़ीक ने नज़ीरा को मवेशियों वाली तरफ की एक कोठरी में रखा। कामिल दूसरे कमरे में रहने लगा और दूसरे दिन वो वापस भी चला गया। रफ़ीक दिन में 2-3 दफ़ा उसको देखने के लिए कोठरी में आता था और उसको ये तसल्ली देता था कि इनका निकाह जल्दी करा देगा। नज़ीरा को पूरी तसल्ली थी कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा। 3 दिनों बाद मकतूल ने नज़ीरा को इस कोठरी से निकाला और भूसे वाली कोठरी में ले गया और वहाँ उसका बिस्तर बिछा दिया। नज़ीरा को ये समझ नहीं आई कि मकतूल उसको भूसे वाली कोठरी में क्यों ले आया था। मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ, और ये कि देहात में ऐसा होता रहा है और अब भी होता रहेगा कि कामिल की तरह का कोई आदमी किसी औरत को घर से भगा कर ले जाएगा। उसका इरादा यही होता है जो कामिल और नज़ीरा का था। वो आदमी औरत को अपने किसी दोस्त के घर रखता है। आमतौर पर यह होता है कि जिस दोस्त के घर औरत को छुपाया जाता है वो इस औरत की इज्जत को ख़राब कर देता है। ये एक किस्म की उजरत होती है जो औरत को अपने घर छुपाने की ली जाती है। चौधरी रफ़ीक ने पहले तो नज़ीरा पर अपना एतमाद जमाया, फिर वो गलत हरकत पर उतर आया। कत्ल की रात उसने पहली बार ऐसी कोशिश की। नज़ीरा इखलाक की बड़ी पक्की निकली। उसने मकतूल को मना किया, लेकिन मकतूल उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाने का पक्का इरादा कर चुका था। उसने ज़बरदस्ती करना चाही तो इनके दरमियान धींगा मुश्ती हुई। बाहर से चांदनी अंदर आ रही थी। इसमें नज़ीरा को एक तिरंगल पड़ी हुई नजर आ गई। उसने तिरंगल उठाई। नज़ीरा ने अपनी इस वक्त की जो ज़हनी हालत बताई वो ऐसी थी जैसे कोई आदमी पागल हो जाता है। आप खुद नज़ीरा की पिछली ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं, वो तो पहले ही पागल हो चुकी थी। सौतेली माँ ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। उसने वहाँ से रिहाई का ये रास्ता इख्तियार किया था और इस जगह को पनाहगाह समझा था, मगर यहाँ भी धोखा हुआ। उसका दिमाग उसके काबू से निकल गया। जब उसने तिरंगल उठाई उस वक्त मकतूल कोठरी के कोने में खड़ा था। वो आगे बढ़ने लगा तो नज़ीरा ने तिरंगल सीधी आगे की और उसकी नोकदार लंबी उंगलियां मकतूल की गर्दन में जा लगीं। वो पीछे हटा, लेकिन नज़ीरा पीछे हटने के बजाय मकतूल की तरफ आगे बढ़ी। गुस्से ने उसको पागल किया हुआ था। उसने जिस्म का पूरा जोर लगाकर तिरंगल को आगे दबाया। मकतूल कोठरी के कोने में फंसा हुआ था, वो पीछे नहीं हट सकता था। नज़ीरा तिरंगल को और ज़्यादा दबाती रही। मकतूल ने एक बार कुछ जोर लगाया, वो ज़ोर से तड़पा, इसके बाद वो गिर पड़ा। नज़ीरा ने फिर भी तिरंगल को दबाए रखा। आखिर उसने तिरंगल निकाली और वहाँ से निकल आई। वो घबराकर या डर कर भागी नहीं, बल्कि बड़े आराम से गांव से निकली। गांव से दूर आकर उस पर खौफ का हमला हो गया। कभी वो किसी दरख्त या झाड़ी के साथ लगकर छुप जाती और कभी वो दौड़ पड़ती। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए कोई आ रहा है। इस बुरी हालत में वो अपने गांव तक पहुंची और अपने दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारे। बाप ने दरवाज़ा खोला और उसको अंदर ले जाकर मुंह पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा। नज़ीरा ने उसको रोक दिया और कहा कि पहले वो इसकी बात सुन ले। उसने अपने बाप को ये भी कहा कि उसने उसकी बात ना सुनी तो वो सारे गांव को सुनाएगी और फिर कुछ खाकर मर जाएगी। बाप उसको साथ वाले कमरे में ले गया। नज़ीरा ने बाप को अपनी सौतेली माँ की हर एक बात बताई।
उसने एक काम ये भी किया कि अपने दोनों भाइयों को जगा लिया, फिर अपनी सौतेली माँ को भी वहाँ बिठा लिया। उसने भाइयों को कहा कि अपने अब्बा को सारी बातें सुनाएं। दोनों भाइयों ने अपनी सौतेली माँ का बर्ताव और दूसरी बातें सुनानी शुरू कर दी। बाप खामोशी से सुनता रहा। जब नज़ीरा ने उसको ये बताया कि सौतेली माँ ने उसको हुक्म दिया था कि उसकी शादी सौतेली माँ के पगले भाई के साथ होगी, तो नज़ीरा का बाप गुस्से से कांपने लगा और उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। वो उठा और उसने अपने बच्चों की सौतेली माँ को थप्पड़ मारे और मुक्के मारने शुरू कर दिए। इस तरह उसको घर से निकाल दिया। नज़ीरा ने अपने बाप को कहा था कि वो घर के दोज़ख से भागकर कहीं पनाह ढूंढने गई थी। उसने ये भी बताया कि उसका इरादा ये था कि कामिल के साथ निकाह पढ़ाकर वापस आ जाएगी और अपने दोनों भाइयों को साथ रखेगी। ये तो मैंने बात को छोटा करके सुनाया है। अगर मैं आपको नज़ीरा का एक एक लफ्ज़ सुनाता तो आपके जज्बात भड़क जाते, आपको गुस्सा भी आता और आपके आंसू भी निकल आते। नज़ीरा के बाद हमने उसके बाप को अंदर बुलाया। ये सब तुम्हारी गलती है मेरे भाई, शमशेर सिंह ने नज़ीरा के बाप को कहा। देखो तुम्हारी गलती ने तुमको किस गंद में फेंक दिया है। सब मेरी गलती है, नज़ीरा के बाप ने कहा। मैं मानता हूँ सरदार जी। ये बताएं कि मेरी बेटी ने झूठ तो नहीं बोला। ये गलती मेरी है या किसी और की? मैं इस पर खुश हूँ कि मेरी बेटी ने अपनी इज्जत की हिफाजत में एक आदमी को कत्ल किया है। मैं अपनी दूसरी बीवी को सच्चा समझता था, लेकिन मेरे बच्चों ने जब उसको दरमियान में बिठाकर बातें सुनाई तो मैंने उसके साथ कोई सवाल जवाब नहीं किया, लेकिन इनकी सौतेली माँ को मार पीट कर घर से निकाल दिया। तुम्हारी बेटी लापता हो गई थी। मैंने उससे पूछा, तुमने थाने में रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं करवाई? इस वक्त मैं अपनी बेटी को खराब और इसकी सौतेली माँ को ठीक और सच्चा समझता था, उसने जवाब दिया। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया था और कहा था कि मेरी बेटी को कोई उठाकर नहीं ले गया, वो खुद अपनी मर्जी से गई होगी। गई है तो चली जाए, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, कत्ल मेरी बेटी ने किया है, आप इसकी बजाय मुझको गिरफ्तार कर लें और जैसा इकबाली बयान आप लेना चाहते हैं वो मैं मजिस्ट्रेट के सामने दे दूँगा। अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो मैं इसकी कीमत भी दूँगा। नहीं, शमशेर सिंह ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि असल कातिल की बजाय किसी और को पकड़ लूँ। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, उसने कहा। मैं ऐसा बयान दूँगा जिससे आपका मुकदमा कमज़ोर नहीं होगा। फांसी चढ़ने से पहले मैं अपनी औलाद के गम से आज़ाद हो जाऊँगा। सारी ज़मीन औलाद के नाम कर दूँगा और बेटी की शादी कामिल के साथ कर दूँगा। तुम तो कहते थे कि तुम पुलिस और कानून के तौर तरीकों को समझते हो, इल्ज़ाम साबित नहीं होने दोगे, शमशेर सिंह ने कहा। मुकदमा तो मैं अच्छी तरह लड़ूंगा, उसने कहा। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप कुछ करें। इस तरह की बातें उसके साथ और भी बहुत हुई थी। आखिर में उसने ये बात कही कि मैंने अपने बच्चों पर और अपनी बेटी पर जो जुल्म करवाया है वह ऐसा जुर्म है जिसकी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। देख मेरे भाई, शमशेर सिंह ने थोड़ी देर बाद कहा, मेरी बात गौर से सुन। मैं जो मदद कर सकता हूँ वह इस तरह करूँगा कि तुम्हारी बेटी को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करूँगा। इसका इकबाली बयान मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद कराऊँगा। वो सेशन कोर्ट में अपने बयान से फिर जाए। तुम इस बात को गलत कहना कि तुम्हारी बेटी घर से कहीं गई थी। कामिल भी यही बयान देगा। बाकी काम तुम्हारा वकील कर देगा। तुम्हारी बेटी के लापता होने का कोई सबूत नहीं, थाने में इसकी कोई रिपोर्ट नहीं। मैं ऐसा गवाह झूठा या सच्चा पेश नहीं करूंगा जो ये कहे कि तुम्हारी बेटी को मकतूल के घर में या गांव में किसी ने देखा था। ये मुकदमे की बातें हैं, ये पूरी की पूरी बयान की जाएं तो मेरी समझ में आती हैं, लेकिन इतनी लंबी बातें आप सुनकर क्या करेंगे? असल बात यह है कि नज़ीरा के खिलाफ ज़ेर दफ़ा 302 मुकदमा कत्ल में गया। सेशन जज के लिए शक का फ़ायदा देने की बहुत गुंजाइश थी और वो उसने दे भी दिया और नज़ीरा बरी होकर बाहर आ गई।